तो तैयार हैं? शुरू किया जाए। एक ये बात एक बार तो खमागणी इंदौर। मेरा इनका परिचय जो है करीब अब फिजिकल तो शायद 3-4 साल हुआ है, लेकिन वैसे जो है हमारा परिचय एक दूसरे से करीब 6 साल पुराना है। तो एक दूसरे की हम यात्रा देखते रहे हैं और जब यहाँ आने का मौका था तो पहले मेरा था कि यार मैं क्या बात करूँ, मतलब ऐसा लगेगा घर की सी बात हो गई है। लेकिन फिर हुआ कि नहीं, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, तो घर के तरीके से बात हो। और एक सवाल मैं बार बार रविंद्र से पूछना चाहता हूँ जिनके बारे में बात की जाती है, छात्र नेता रहे, विधायक, सबसे युवा विधायक बने। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं 25-26 साल से कम की उम्र के? यार एक बात बताओ, ये जो उम्र है ये बाबू सोना बोलने की उम्र है ना? नहीं है, ये आदमी बाबू सोना बोलने की उम्र में जो है विधायक बन गया। ये बताइए क्या कारण रहा कि इस उम्र में जहां आधा जो है देश जो युवा हैं वो आशिकी में, करियर में लग रहे हैं, आपने करियर राजनीति चुना, तो ऐसा कौन सा वो कीड़ा था जिसने काटा कि नहीं यार राजनीति में ही जाना है मुझे? नवीन जी, मैं मेरे क्षेत्र में गया छात्र संघ चुनाव और छात्र कार्यकाल पूरा करने के बाद, और वहाँ की स्थिति परिस्थिति देखी, वहाँ के लोगों के बीच में गया तो वहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया और उन्होंने कहा कि आगे आके चुनाव लड़ो। मैंने कहा मेरे पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, जनता ही मालिक होती है। हम सब आपके साथ में हैं और जनता के आशीर्वाद की बदौलत यहाँ तक पहुँचा, और ये जो फैसला था ये जनता का था और उनके आदेश की पालना आपके छोटे भाई रविंद्र ने की। लेकिन जो छात्र संघ चुनाव की बात करें, ये एक बड़ा रिकॉर्ड रहा जिसकी वजह से एक बड़ी प्रसिद्धि आपको मिल रही कि 57 वर्ष के इतिहास में जोधपुर विश्वविद्यालय में एक लड़का बागी चुनाव लड़ता है और उसके बाद बड़े मार्जिन के साथ जीतता है। तो ये रिबेल होने का विचार, क्योंकि कंटिन्यूस आप रिबेल रहे हैं, उसके बाद आपने विधानसभा चुनाव भी रिबेल होकर लड़ा, तो वो क्या, मैं 2 फैक्टर्स समझना चाहता हूँ कि वो रिबेल होने के पीछे क्या कारण था, क्यों संगठन के साथ नहीं रहे, और दूसरा वो ऐसा कौन सा फैक्टर था जिस फैक्टर ने 57 साल का इतिहास बदल दिया रविंद्र सिंह भाटी के लिए? जाहिर सी बात है, छात्र संघ चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, हर समय प्रयास किया कि टिकट के साथ चुनाव लड़ा जाए, पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही, जिसकी वजह से चुनाव लड़ना पड़ा। और रही बात 57 साल के इतिहास में पहली बार निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में आगे आने का, तो जाहिर सी बात है कि ये जो चुनाव था छात्र संघ का, इसमें रविंद्र चुनाव नहीं लड़ रहा था, इसमें विश्वविद्यालय के तमाम वो युवा चुनाव लड़ रहे थे जिन्होंने रविंद्र को हिम्मत दी थी। और उन सब साथियों ने, 36 कौम के मेरे भाइयों ने रविंद्र बन के मेहनत की, रविंद्र बन के चुनाव लड़ा और एक ऐतिहासिक परिणाम हम सभी के सामने आया। तो मैं आज भी इस मंच के माध्यम से भी मेरे तमाम जोधपुर विश्वविद्यालय के उन सब भाइयों को भी याद करूंगा जिनकी बदौलत मैं आज यहां बैठ पाया जी। अच्छा, बात बैकग्राउंड की है, क्योंकि राजनीति में हमेशा ये मानते हैं कि हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड, धन का बैकग्राउंड, दोनों चीज़ें हैं। धन पे बाद में आएंगे, पहले पिताजी की बात करते हैं। अच्छा, इनके पिताजी पीटीआई हैं और किसी भी जो स्कूल में पढ़ाना, जिस टीचर से हर कोई डरता है वो पीटीआई होते हैं। तो ऐसे पिताजी कैसे थे? स्ट्रिक्ट थे, घर में भी पीटीआई थे, और जब चुनाव लड़ने का विचार आया तो उन्हें लगा नहीं कि लड़का घर हाथ से निकल गया अभी? देखिए नवीन भैया, मुझे इस कार्यक्रम के बाद वापस घर जाना है और जैसा मैंने कहा कि पीटीआई रह चुके हैं, और पुरानी जो बातें जब याद करता हूं तो मुझे लगता है कि कैमरे पे मुझे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि पुराने दिन याद आ जाएंगे, और पिताजी को अगर पुराने दिन याद आ गए तो मेरी भी हालत खराब हो जाएगी। दुनिया के लिए विधायक हो सकते हैं पर उनके लिए हमेशा एक बच्चे की तरह रहे हैं और उनका हमेशा मार्गदर्शन मिला है। जाहिर सी बात है, जब बचपन में था तो बचपन में मीना हर टाबर बदमाश तो है ही करे, अड़ोका करे, करया भी करे, और अमूमन मिना लागे ईद भी सारा ही जिता ही बैठा है, यहाँ भी बचपन में मीना खूब सारी शरारता करी, उसे क्यों करी तो है। तो मैं करता हुआ माना पूरो बराबर चमत्कार भी मिलो है, और मैंने लागे कि वो चमत्कार कमरो आशीर्वाद हतो, और उगरे कई जगह फायदो भी माना मिलो है। तो थाना आशीर्वाद मिलो को नहीं मिलो? छोटा आता जब आशीर्वाद मिलतो, वे आशीर्वाद ने हमेशा याद रख्या
वो आशीर्वाद बहुत कामरी चीज है। आज के टाइम में साहब बच्चों को कोई अगर टच करता है तो पेरेंट्स वगैरह बहुत अजीब सा फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। पहले के दौर को अगर मैं याद करूं तो अगर कभी घर पे घूमते फिरते यूं ही घूम रहे हैं तो कोई काको सा मामो सा आते थे, वो भी एक एक थप्पड़ मार के चले जाते, पूछते थे क्यों मारा भाई, तो ये एडवांस मारा ताकि अगली बार कोई गलती ना करे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था। एक होना भी चाहिए बच्चा जो है उसको मजबूत होने के लिए ये तमाम चीजें। आपने तो खूब सारी पढ़ी उसे, मैं भरोसा बैठो कह सकूं। मैं खुद ही प्रोफेसर का बेटा हूं, आप समझ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पिता से ज़्यादा डरते हैं बीवी से कम। आप उनमें से एक हैं। लेकिन आपने बात बहुत अच्छी संभाल रही है पिताजी के आशीर्वाद की बात करके। अब मुझे उम्मीद है घर जाके डांट तो नहीं पड़ेगी। तो हम वापस आते हैं चुनाव के ऊपर, चूँकि बात राजनीति की है, युवा राजनीति की है। ऐसा कहा जाता है, और मैं उन सब आरोपों की भी बात करूंगा जो लगातार आपके ऊपर सोशल मीडिया पर भी रखते रहे हैं। एक ये था, भाजपा के कुछ लोगों का भी था, आज भी मैं किसी से बात कर रहा था कि पेशेंस नहीं है यार, बहुत जल्दी है। आपने बात की है, देखो हर नेता कहता है कि मैं जनता ने कहा तो मैं चुनाव लड़ा, लेकिन रुक सकते थे, कुछ समय इंतजार कर सकते थे। 26 साल के लोग 62 में विधायक बनते हैं, 26 में बनने की ऐसी क्या जल्दी थी? मतलब वो मैं सिर्फ उस ऐसी वजह को समझना चाह रहा हूँ जो बहुत बड़ा कारण था कि सब छोड़ दे यार, सारे किसी की बात नहीं सुननी, बस चुनाव लड़ना है मुझे, जनता की मांग के अलावा। छात्र संघ का चुनाव लड़ा तो छात्र संघ के चुनाव के समय मुझे कई भाइयों ने कहा कि अगली बार आप चुनाव लड़ देना, मौके हर साल आ जाते हैं। उस समय हिम्मत की, चुनाव लड़ लिए, और 2 साल कोविड रह गया जिसकी वजह से 3 साल का कार्यकाल हमें मिला। आप सोचो अगर उस समय चुनाव नहीं लड़ता तो शायद 3 साल बाद भी चुनाव नहीं लड़ पाता। मैं मेरे क्षेत्र में आया, क्षेत्र की जनता से मैं वापस जनता सब तो लूंगा क्योंकि उनकी बदौलत बैठे हैं। वहां घूमा, लोगों से ओपिनियन लिए, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में। और आप अगर उन्हें कह देते हैं, विश्वास दिला देते हैं, और विश्वास दिलाने के बाद में अगर आप पीछे हट जाते हैं तो आप याद रखें अगली बार आपके साथ में कोई नहीं खड़ा रहेगा। ये एक बैटल है, ये एक लड़ाई है जो सतत लड़ाई है, आपको लड़नी ही होगी। और यहाँ पे भी कई सारे भाई जो हैं आज राजनीतिक रूप से खुद को स्थापित करना चाहते हैं। मैं भी उनसे कहना चाहूँगा कि आप प्रयास करें, लोगों के बीच में रहें, जम के मेहनत करें। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है, बस आपको लोगों के बीच में रहना होगा, धरातल से और जमीन से जुड़ कर रहना होगा। जी, आपकी जो जिस सीट से आपने चुनाव लड़ा, बात जनता की थी, लेकिन वो जो सीट है शिव विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से रविंद्र चुन के आते हैं। अगर उस सीट का रिकॉर्ड देखें तो उस सीट पर जो है आपकी जाति के वोट कम है, और भारत में हमेशा जातिगत चुनाव बहुत ज़्यादा हुए हैं, जातिगत आधार पर वोटिंग होती है। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि उस पर 4 कॉर्नर फाइट हुई थी जब आपने चुनाव लड़ा। मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 2 मुसलमान कैंडिडेट थे जिनके वोट बटे। तो आपको लगता है कि ऐसा न हुआ होता तो ये सारा प्रयास कहीं ना कहीं, अगर ये 4 कॉर्नर फाइट नहीं होती तो ये प्रयास कहीं ना कहीं असफल हो जाता? देखिए सभी का साथ रहा। इंडिपेंडेंट तो 4 कॉर्नर में भी विश्वास नहीं रख सकता कि चुनाव निकाल पाएंगे, पर सबका साथ। मैं वापस वही छात्र संघ की बात करूंगा कि 3 साल में जो हमने प्रयास किया, छात्र संघ के अध्यक्ष रहते हुए कई बार विधानसभाओं के घेराव भी किए, कई सारे प्रदर्शन किए, लोगों के लिए काम किया, जैसा भी हुआ प्रयास किया, तो लोगों ने उस हिसाब से हम पे एक भरोसा जताया। तो 4 कॉर्नर हो, अगर 1 to 1 भी होती तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहता, इस चीज का मुझे भरोसा है। एक मैं जब इनके साथ हम लोग साथ ही कर आए थे यहाँ पर, और लगातार फ़ोन जो है बजता ही रहा। अच्छा, मैं इनको विधायक बनने से पहले से जानता हूँ, तब भी आते थे तो फ़ोन बजता रहता था, लगातार फ़ोन बजता रहा। दीप सा इनके साथ है, उनका फ़ोन लगातार बजता ही जा रहा है। एक जो चर्चा है जिसकी आपकी बहुत तारीफ़ की जाती है वो ये है कि लोगों के फ़ोन अगर मिस्ड कॉल हो गया तो वापस जवाब दिए जाते हैं। ये जनता की बात, क्योंकि इन्होंने एक बात की थी कि जो छात्र यहाँ से राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनता की बात जब की जा रही है, ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म आपका बना हुआ है जिसमें इतने कॉल रोज आते हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है हर महीने का एवरेज जो है 10 से 12 हज़ार कॉल का है जो कि आते हैं। और तो इस पूरे सिस्टम को आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? किस तरीके से आपकी पूरी टीम इसको मैनेज कर रही है कि किसी का भी कॉल अनआंसर्ड न चला जाए?
साहब देखिए, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे साथ की टीम और मेरे साथ के लोग मेरे पर्दे के पीछे रह के वो सारे काम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूँ, जहाँ पे आज भी मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वहाँ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, साथ ही साथ एक विश्वास भी जताया। उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए हम पूरे तरीके से उनको संतुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये जो मैकेनिज्म है, ये मेरे पूरी टीम जो है, मेरे भाई जो हैं, जो विश्वविद्यालय के समय से मेरे साथ काम कर रहे हैं, ये उनकी मेहनत है। मैं हमेशा ये तमाम जो चीज़ें चल रही है, ये उनकी टीम की बदौलत है। आप सब साथी भी जो सामने युवा बैठे हैं, अभी जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में है, आपके साथ में आज जो भाई खड़ा है, इनके साथ में मजबूती से रिश्ते बनाए रखिएगा। ये रिश्ते जीवन में आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे। और आज मेरे लिए भी जो मेहनत कर रहे हैं वो मेरे विश्वविद्यालय के वो साथी हैं। भाई का नाम तो आपने लिया ही है, और बाकी तमाम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनकी बदौलत ये चीज़ हो पा रही है। जी वाह। एक कल एयरपोर्ट पे कोई मिले, बोले कि मैं आपको ना इंस्टाग्राम पे देखा है और आज आपको फिजिकली देख रहा हूँ, तो फोटो उन्होंने खिंचवाई इनके साथ। आप इंस्टाग्राम के नेता हैं कि जमीन के नेता हैं? मैं तो ज़मीन का रहना चाहता हूँ। और मैं फ़ोन में ट्विटर के अलावा, सॉरी एक्स के अलावा कभी कुछ नहीं रखता। और ट्विटर समझ में आयो? हाँ, वो वाली एक्स नहीं है भाई। भाभी भी आई है यहाँ पे, इसलिए उसकी बात नहीं करनी अभी। तो ट्विटर के अलावा मैं कुछ नहीं यूज करता। मेरे साथी हैं जो आईटी से जुड़े हैं, बाकी सारा वो संभालते हैं। और आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि रील से ज़्यादा रियल रहना, ये दुनिया है जल्दी भूल जाती है भाई। और आज के समय में युवा वाकई रियल में भी खूब मेहनत कर रहे हैं। और इंदौर के तो भाइयों की बात ही क्या करूं, सुबह आते ही सुबह की शुरुआत पोहे और जलेबी से की थी। आप सभी भाइयों को खूब याद किया। जब ये 1 साल, अब आपको विधायक हुए लगभग 1 साल हो चुका है, ये ऐसा जब टेस्ट क्रिकेट की बात होती है तो उसमें पहला दिन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये 1 साल क्या लग रहा है कि आगे के 4 साल आसान बनाएगा, या ये 1 साल आगे के 4 साल कठिन करने वाला है? और आसान बनाएगा। हाँ, जिम्मेदारियां खूब है, मेहनत खूब करनी होगी, रात और दिन मेहनत तो करनी ही है। क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। आज भी कई सारी तमाम चीज़ों की कमी है, पर जाहिर सी बात है कि विश्वास के साथ अगर मेहनत करेंगे तो सारी समस्याओं का हल भी सुनिश्चित होगा। अच्छा, आप एक बीच में यहाँ गए थे, ब्रिटेन गए थे, और वहाँ से वीडियोस भी आई, विवाद भी आए साथ में। विवाद की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक जो मुझे हमेशा यहाँ जनता सब जो है कहीं ना कहीं शिकायतें सबकी रहती हैं हमारे नेताओं के प्रति, हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति। वहाँ से और यहाँ के बीच में मेरे ख्याल से जो आप गए थे, एक तरह से स्टडी टूर था वो, ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझने का और उसको काम करने के तरीके को। वहाँ का ऐसा क्या फ़र्क नज़र आता है जो यहाँ नहीं है, और यहाँ होता तो और बेहतर होता? कई सारी चीज़ें हैं। अगर मैं देखूं तो वहाँ पे कोई भी अगर पॉलिटिकल आदमी है, कोई नेता है, तो उनके इतने तामझाम नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ है। वो भी नॉर्मल ट्यूब में ट्रैवल करता है। अगर आप उनसे मिलना चाहें तो आसानी से मिल सकते हैं। पर मुझे कई बार बुरा भी लगता है, मैं तमाम जितने भी मेरे पॉलिटिकल साथी हैं उनसे बात भी हम जब चर्चा करते हैं तो ये चीज़ें निकल के आती है कि हम सभी को ज़मीन से जुड़ के ही रहना होगा। और वो तमाम लोग जिनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको भूलना नहीं। आप देखेंगे कि इंग्लैंड में या कहीं पे भी बिना किसी प्रोटोकॉल के सब लोग चलते हैं, सब चीज़ें बहुत स्मूथली होती है। पर हमारे यहाँ तामझाम काफ़ी होता है। वैसे समय की मांग भी है, पर मुझे लगता है कि इन चीज़ों में भी फ़र्क की ज़रूरत है। क्यों, सही बात है को नहीं है? तो इन चीज़ों में भी अगर थोड़ा सा बदलाव आएगा तो वाकई। और साथ ही साथ मैं सारे युवाओं से भी निवेदन करना चाहूँगा, जैसा इंदौर साफ है, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा भारत इतना क्लीन रहे। और इस चीज़ में सबसे बड़ी भूमिका है यहाँ के लोगों की। मैं आज एक पूर्व अधिकारी जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी, इंदौर को साफ बनाने के लिए पहला कदम उठाया था, मैंने उनसे आज फ़ोन पे बात की। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैं समय मिलेगा तो जल्द ही आपसे कई सारी चीज़ें और कई सारे राय मशवरे लेने के लिए हाजिर होऊंगा। पर साथ ही साथ अगर यहाँ के लोगों की तरह
पूरे भारत की इच्छा शक्ति हो तो निश्चित रूप से इंग्लैंड से भी बढ़िया और मैं कह सकता हूं कि साफ सौंदर्यिक रूप से भी, ऐतिहासिक रूप से भी और हर तरीके से हम आगे रह सकते हैं। तो मैं इंदौर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सब ने इतना बड़ा कदम उठाया है, अनुशासन के साथ उठाया। साफ सफाई तो खैर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से हमारे देश की जो पहचान बनी हुई थी इसी बात से बनी थी कि गंदगी रहती है। ये एक इंदौर ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि ऐसा नहीं है, शहर साफ हो सकता है। तो आप लोग अपने लिए तो एक बार ताली बजा ही लीजिए। रविंद्र की यात्रा बहुत ही रोचक रही है, बहुत इंटरेस्टिंग रही है। एक सवाल जो मैं बीच में भूल गया था, उसको मैं दोबारा लेके आता हूँ। जल्दीबाजी वाली बात थी कि आपको बहुत जल्दी है। आपने कहा कि जनता का प्यार मिला, विधायक चुने गए, लेकिन उसके तुरंत बाद आप लोकसभा चुनाव भी लड़े। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि केंद्रीय मंत्री को तीसरे नंबर पर ले आए और देश भर में जहां 4,500 से ज़्यादा, तो ये जनता का विश्वास तो दिखता है। जहां 4,500 ज़्यादा निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उस चुनाव में उसमें ये इकलौते कैंडिडेट थे जिन्होंने लगभग 6 लाख वोट उस चुनाव में लिए थे। तो ये आपकी लोकप्रियता तो दिखती है, लेकिन क्या ये लोकप्रियता को भुनाने की जल्दबाजी नहीं थी कि मैं विधानसभा जीत गया हूँ, फटाफट लोकसभा में पहुंच जाऊं? आपको 4 महीने हुए थे जीते हुए। जिन्होंने चुना है 5 साल के लिए, उनको समय देने के बजाय आप दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। जिन्होंने मुझे जिताया था उनका और साथ ही साथ बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का आदेश था। मैंने उन्हें कहा भी कि इतना जल्दी चुनाव लड़ना, क्योंकि 1 महीने में पार्लियामेंट, वो भी हरियाणा स्टेट से भी बड़ी, इतना बड़ा क्षेत्र मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, आप तो एक चेहरे के रूप में हो, आप तो नॉमिनेशन फाइल करो। और वाकई हुआ, 6 लाख वोट उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे दिए। मेरे पास कुछ नहीं था साहब। विधानसभा चुनाव में भी जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आगे आया, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरे पास ना पैसा था, ना कुछ और, ना कोई बड़ी शख्सियत या बड़े लोग पीछे थे। मेरे पास तो ये देवतुल्य जनता थी और जिनके आशीर्वाद के पीछे मैं चुनाव लड़ा था। और पार्लियामेंट का चुनाव, क्योंकि एक असेंबली लड़ने के लिए भी जोर आ जाता है। यहाँ पे कई सारे भाई हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि एक विधानसभा का चुनाव भी अपने आप में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, और पार्लियामेंट का चुनाव उससे भी बड़ी चीज़। 8-8 विधानसभाएं, 22 लाख वोटर, 2600 बूथ, अपने आप में एक बहुत बड़ा महासमर था। पर जनता के आशीर्वाद के पीछे हुआ और साथ ही साथ उनका आदेश था कि आप आगे आओ। और निश्चित रूप से उन्होंने मुझे 6 लाख वोट दिए, आशीर्वाद दिया। हार जीत होती रहती है, वो सिक्के के 2 पहलू है, पर उनका आशीर्वाद मुझे पूरा मिला। और मैं पुनः इस मंच से बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की उस धन्य धरा को, वहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक युवा पे इतना भरोसा जताया। जी, आपने बात की कि जनता का आशीर्वाद था, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन वास्तविकता चुनाव की यह है कि बिना पैसे के चुनाव जीता नहीं जा सकता, लड़ा नहीं जा सकता। जीतना बात की बात है, जीत हार अलग है, लेकिन लड़ा नहीं जा सकता। 2-2 चुनाव का रिसोर्स मैनेज करना, ये कितना आसान था एक पीटीआई के बेटे के लिए? बहुत ही भारी था। मैं जब छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए गया तो उस समय मैंने पिताजी को कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। तो उस समय कहा कि बहुत बड़ा चुनाव है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ने के लिए आगे आते हैं, ना अपने पास इतना धन बल है ना कुछ और। मेरे हिसाब से नहीं लड़े तो बेहतर है, वकील है, बढ़िया वकालत कर लो, सेटल हो जाओगे, जीवन में एक स्थिरता होगी, सिक्योर लाइफ हो जाएगी। मैंने जिद की। मेरे दादाजी उस समय थे, उन्होंने कहा कि नहीं इसको लड़ना है चुनाव, तो आप लड़ने का मौका दें। तो पिताजी ने अभी हाँ भरी। मैं चुनाव लड़ने के लिए गया, 2 महीने मेहनत की। उस 2 महीने में लगभग 2 से 3 लाख रुपए मुझे उस समय पहली बार भेजे। और मैं जब चुनाव जीत के गया, फिर मुझे पता चला कि वो एक लोन करके मुझे भेजे थे। देखिए, मैं आप में से ही निकल के आया हूं, मेरा परिवार भी आपके परिवार की तरह ही। मेरे दादाजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, पिताजी भी सरकारी सेवा में। हम सब टियर 3 सिटीज से निकल के आते हैं, लोअर मीडियम फैमिलीज से आते हैं। प्रोफेसर थे तो भी हमारी तरह ही होंगे मुझे लगता है। तो वो एक
दौर जो था कठिन था। छात्र संघ के चुनाव में जब उस समय मुझे याद है 14 अगस्त का दिन था, 14 अगस्त 2019 को रात को 11:15 बजे जब मेरा टिकट कटा और मैंने घर पे पहली बार बात की, मैंने उन्हें कहा कि मेरे हाथ से सब कुछ निकल चुका है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, क्या करूं आप बताओ। तो उन्होंने पूछा कि चुनाव लड़ ले, मन से तो निकाल ले, मन में कभी ये तो नहीं रहेगी कि भैया चुनाव नहीं लड़ा। तो मैंने कहा साहब इतना पैसा लगेगा, कोई बात नहीं, 150 बीघा जमीन है बेच देंगे, तू तो खुश रहे, तू लड़ ले चुनाव। जब घर वालों की तरफ से वाकई आज के समय में हमसे ज्यादा संघर्ष हमारे परिवार के लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने जो हिम्मत दी जिसकी बदौलत मैं चुनाव लड़ पाया। विधानसभा चुनाव की बात आई तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। मेरे तमाम वो भाई, वो साथी जो छात्र संघ से, छात्र राजनीति से, उस विश्वविद्यालय के दौर से, जो मैं इसलिए कह रहा था इन सारे युवाओं को कि आज जो आपके साथ में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो भाई हैं, ये जीवन भर आपकी लड़ाई को खुद की लड़ाई समझ के लड़ेंगे। इसलिए हमेशा उनसे रिश्ते बना के रखिएगा, रिश्ते निभाने के लिए हमेशा कदम बढ़ाइएगा। तो उस विधानसभा के दौर में भी उन तमाम साथियों का साथ रहा, और सबसे बड़ा साथ रहा तो मेरे शिव की देवतुल्य जनता का रहा। उन तमाम 3,04,000 लोगों ने वो चुनाव रविंद्र का चुनाव नहीं, वो खुद का चुनाव समझा, और उन तमाम लोगों ने रात और दिन मेहनत की। मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं था, पर मेरे पास वो तमाम लोग थे, वो मेरे भाई थे, जिनकी बदौलत छत्तीसी कौम के मेरे वो साथी जो विश्वविद्यालय के दौर से निकल के आए थे, वो सभी थे जिनकी बदौलत चुनाव लड़ पाया। पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट में हमारे 2600 बूथ थे। 2600 बूथ बहुत बड़ी चीज होती है। एक बूथ पे आपको कम से कम 20 से 25 जने जरूरी है, अगर आपको बूथ प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है तो बहुत बड़ी संख्या होती है। इतने बूथों को आप अकेले मेंटेन नहीं कर सकते, और जब जनता खुद उम्मीदवार बन के काम करे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। तो स्पष्ट सी चीजें, कई बार नवीन जी मेरे काफी अच्छे मित्र भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं। अभी एक बहुत बढ़िया किताब भी आपकी आई है, खुद से बेहतर। आप सब पढ़िएगा जरूर, मैंने पढ़ी है, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो कई सारे दौर आएंगे, आप सब खूब सारी मेहनत करें। मैं यही कहूंगा कि कभी हिम्मत मत हारिएगा। रास्ते आपको खुद को ढूंढ के उनमें से, उन संघर्ष के दौर में से आपको खुद को निकलना होगा। ये लड़ाई आपकी है। यहाँ पे कई सारे भाई हैं जो एजुकेशन में है, बिजनेस में है, छोटी छोटी चीजों में डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आज के युवा, हम भी होते हैं, आप भी होते होंगे, लगभग सब होते हैं। पर जब आप डिप्रेस्ड हो, जब संघर्ष आपके सामने आए, तो सोचिएगा कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है और उस परीक्षा में उत्तीर्ण आपको होना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप निश्चित रूप से उस लड़ाई को जीतेंगे। जी, दोस्तों का साथ जो है ना, ये सबसे बेहतरीन साथ होता है। मुझे लगता है जो आपने बात कही है, हम सब जितने बैठे ये मानेंगे कि दोस्त एक साथ में हो जाए ना, एक दोस्त ज़्यादा नहीं चाहिए, एक दोस्त साथ में है, फिर दुनिया की ऐसी तैसी फिर देख लिया जाएगा एकदम। अच्छा, हमेशा से रविंद्र सिंह भाटी, अब भाई हम जब से आपकी बात कर रहे हैं, छात्र नेता, राजनीति, ये बार बार ये बात हो रही है, इससे थोड़ा पीछे चलते हैं। बाल रविंद्र कैसे थे? बाल रविंद्र बोल रहा है मैंने, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। जैसा लगभग हर साधारण परिवार का एक बच्चा होता है, बदमाश थे। पापा जी मास्टर भी थे। मिट्टी खाई थी? मिट्टी बिल्कुल। पिताजी अध्यापक थे, स्कूल में जाते थे, कभी तो लगता था कि अपने तो पापा मास्टर है, अपन कुण कहीं कह दे, पर पापा ही जो आगे हमारी रेल बना देता। तो निश्चित रूप से टाबर है, टाबर तो वही है, बदमाश तो होना भी चाहिए, शरारत करनी भी चाहिए। पर साथ ही साथ मारो गांव में ना बचपन निकलियो है। हमारी स्कूलिंग जो है हमारे पापा री स्कूल में हुई है, हमारे सरकारी स्कूल में हुई है। और सरकारी स्कूल रे मीना जो क्वालिटी है, नवीन जी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, IIT आना नहीं, एक बार वास्ते तो लारे राख दे, एड़ा हमारे गवर्नमेंट स्कूल रे मीना टाबर है। क्या सही बात है इंदौर आला?
लेकिन सरकारी स्कूल पे मैं और सवाल पूछूंगा, लेकिन ऐसी कोई शरारत जो कर दी हो और उसके बाद हमें मत पूछो। एक तो कोई ऐसी बताइए जिसपे कि मतलब लगा हो कि यार अब आज गए। कई सारी शरारतें थी और अब यहाँ पे उन शरारतों की बात करके उन तमाम लोगों को जिनको हमने गुमराह उस समय किया था उनको पता चल जाएगा कि ये उन्होंने किया है, तो आज रहने देते, कभी और करेंगे। तो फिर मैं वापस राजनीति पे आता हूँ। चुनाव जीत गए, राजनीति मानने के बाद ऐसा कोई मिथक जो टूटा हो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, कि होता ना कि बना होता है कि राजनीति में आएंगे, ये होगा, ऐसा होगा। मैं जब पहली बार हाउस में गया, विधानसभा में गया, तो पहले हमें लगता था कि जो कैमरे के सामने जो लोग लड़ रहे हैं वो वाकई जीवन में इतने ही लड़ रहे होंगे। मैं जैसे ही असेंबली में गया, सब शपथ ले रहे थे। शपथ लेने के बाद में एक छोटा सा ब्रेक आया, सभी लोगों ने आत्मीयता से एक दूसरे को बधाई दी, चुनाव जीतने की बधाई दी। बीजेपी ने, कांग्रेस ने, सारे दलों के लोगों ने एक दूसरे को जम के बधाई दी और खूब सारी उन्होंने बातें की। तो मुझे एक जो मिथ था कि साहब ये पर्दे के सामने जो लड़ रहे हैं, हो सकता पर्दे के पीछे भी लड़ते होंगे, पर उन्होंने जो निजी रिश्ते थे उनको हमेशा सुरक्षित रखा है। हाँ, वैचारिक लड़ाई है, वो तो जीवन भर रहेगी, वो वैचारिक लड़ाई को हर जगह लड़ेंगे। पर आप सभी से भी, जो भी आज जो वर्तमान जीवन में राजनीति में जो भाई हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा कि कभी संवाद मत तोड़िएगा, कभी खुद के व्यक्तिगत और निजी रिश्ते कभी मत तोड़िएगा। जीवन में ये रिश्ते बहुत काम आएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ था कि लगता था कि साहब हाउस में जो आज लड़ रहा है, हो सकता है कि वाकई जीवन में इनको बंदूकें दे दें तो आपस में एक दूसरे को मार दें, पर बहुत बड़ा ये बदलाव देखा और ये एक मिथ भी था। जी, राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता, तो राजनीति में सबके साथ चलते रहिए, ये सीख है, इन्होंने भी अब सीख ली है। लेकिन बात बीजेपी कांग्रेस की आई थी और आप बने इंडिपेंडेंट बने और आप सरकार के साथ भी नहीं हैं। अच्छा, मैं जिस रविंद्र सिंह भाटी को जानता हूँ, विधायक बनने से पहले उनको फ़ोन करो कि रवसा, जो इनका प्यार से नाम है रवसा करके सब बुलाते हैं, कि रवसा ये काम कराना है, और इन्होंने फ़ोन किया, कर दिया। छात्र नेता हैं, पॉपुलर हैं, किसी को जानते हैं, किसी भी तरीके से काम कराना है, करा दिया। लेकिन जब आप विधायक बन जाते हैं, जब आप नहीं जीते थे तब लोगों की उम्मीदें, आपका काम हो गया, नहीं हुआ। विधायक बनने के बाद तब काम होना ही होना चाहिए। और ऐसे समय में जब आप सरकार के साथ नहीं हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और ऐसा भी नहीं कि विपक्ष वाले आपके साथ खड़े, वो भी खुर के आते रहते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। वो जब आते हैं तो सब लोग कहीं ना कहीं विरोध में नजर आते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि यार विधायक होकर गलती हो गई, वैसे ज़्यादा काम करवा पा रहा था मैं लोगों के? नहीं, सबसे बड़ी चीज कि मेरे उस क्षेत्र की आवाज को सदन तक रख पा रहे हैं और उनके लिए लड़ भी रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज उनके लिए कई सारी चीजें जो जरूरी थी वो अब तक पहुंचा भी चुके हैं और आने वाले समय में पहुंचाएंगे भी। तो जाहिर सी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर वाकई जनता के लिए कुछ करना चाहते हो, क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हो, तो चुनाव लड़ें। अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो चुनाव लड़ें, और लड़ने से डरे नहीं। लड़ने के कई मेरे भाई जो हैं वो सोचते हैं कि बिना चुनाव लड़े हम कर लेंगे। अगर वाकई आप में क्वालिटी है, आप राजनीति में आ सकते हैं, तो आप आएँ। आज के समय में सारे युवा, लगभग कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जब जाते हैं, पूछते हैं कि साहब हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो कहते हैं कि चुनाव लड़ो। नहीं, चुनाव नहीं लड़ना। अब भगत सिंह सबको चाहिए पर अपने घर में किसी को नहीं चाहिए। सब चाहते हैं कि राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए, पर साहब हम राजनीति में नहीं आएंगे तो साहब पड़ोसी आके सही नहीं करेगा। आपकी लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी, आपके क्षेत्र की लड़ाई को आपको ही लड़नी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से मैं सारे जितने भी युवा भाई बैठे हैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि आप सब जो सोचता है कि मैं राजनीति में कुछ कर सकता हूँ, उनको राजनीति में आना चाहिए। मैं निमंत्रण दे के जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा और सबसे युवा प्रतिनिधित्व अगर किसी को मिलेगा तो इस मध्य प्रदेश को मिलेगा, इन भाइयों, इन साथियों की बदौलत मिलेगा। मैं वापस सरकारी स्कूल की बात, जब हमने शिक्षा की बात की थी और आपके क्षेत्र में, और ये एक ऐसा विषय जिस पर आपकी मेरी बात पहले भी हुई है। सरकारी स्कूलों में ठीक है, हम इन टर्म्स ऑफ जो है एक लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम संघर्षों के साथ, हम उसको ग्लोरीफाई कितना भी करें, हम संघर्षों के साथ पढ़े हैं, इसलिए हम लड़ने भिड़ने को तैयार होते हैं। लेकिन एक दूसरा बहुत बड़ा सच ये है, और जो किताब की आप मेरी बात कर रहे थे, उसका थॉट भी कहीं वहीं से उत्पन्न हुआ था कि स्किल सेट नहीं आती।
हमारे सरकारी स्कूलों में और ख़ास तौर से जिस क्षेत्र में आप आते हैं वो इतना दूर है कि वहाँ पर टीचर्स जाना नहीं चाहते, वो जुगाड़ लगाते हैं कि मेरी पोस्टिंग वापस कहीं शहर के इलाके में हो जाए। टीचर पूरे नहीं हो पाते, बच्चों के पास जूते नहीं हैं पहनने को, ड्रेस नहीं है पहनने को, लाइब्रेरीज में किताबें नहीं हैं। ये सारी व्यावहारिक समस्याएं हैं। इसके साथ मैं एक घटना बताता हूँ। जयपुर में एक रोजगार मेला था जिसको मैं आयोजित कर रहा था, और उस रोजगार मेले में एक गांव के ही ज़्यादातर बच्चे आए हुए थे और 10वीं 12वीं पास बच्चे चाहिए थे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, कुछ बेसिक बातचीत कर सकें। और वहाँ पर मैंने ऐसी छोटी छोटी घटनाएं देखी जो मुझे लगा कि बच्चों ने नौकरियाँ कैसे खोई। एक घटना मैं आपसे शेयर करता हूँ कि किसी का इंडिगो के लिए उसकी इंटरव्यू चल रहा है और वहाँ पर एचआर उससे बात कर रही है, उसका फ़ोन बजना शुरू हो गया। उसने फ़ोन साइलेंट नहीं किया था, फ़ोन बजना शुरू हुआ और ऐसा भी नहीं कि उसके बाद फ़ोन साइलेंट हो। उसने उस एचआर को कहा कि 1 मिनट, फिर उसने फ़ोन उठाया और जैसे आप राजस्थानी में बात करते हो, उसने राजस्थानी में बात करके बताया कि मैं पहुंच गया हूं, और 2-1 मिनट उसने बात करके फ़ोन काटा। ये एक ऐसा स्किल सेट है जिसकी वजह जो नहीं पता स्कूलों में। एक ऐसे ही बच्चा आया जिसका सीवी किस तरीके से बना हुआ था उसको नहीं पता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सरकारी स्कूल का एक पक्ष आप दिखाते हैं, लेकिन दूसरा बहुत बड़ा नकारात्मक पक्ष है। और आपके क्षेत्र में जो कि इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बहुत दूर है किसी भी शहर से, जोधपुर से भी वो बहुत दूर है, जो सबसे नज़दीकी बड़ा शहर है, तो वहाँ पर इन सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरेगी कैसे? देखिए, मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा। खुद से बेहतर जो किताब मेरे बड़े भाई नवीन जी ने लिखी है, मुझे उसमें कई सारी चीज़ें बहुत बढ़िया लगी। ये तमाम व्यवहारिक चीज़ें जो अमूमन ग्रामीण परिवेश से आने वाले व्यक्ति को नहीं होती। शायद उस युवा को अगर बता दिया होता कि जब आप इंटरव्यू में जाएं तो कम से कम फ़ोन बाहर छोड़ के जाएं, अगर बाहर नहीं छोड़ के जाएं तो उनके सामने कृपया करके ना उठाएं या साइलेंट करके रखें। ये छोटी छोटी चीज़ है। आप अमूमन देखते होंगे कि कभी कई जो भाई हैं हमारे जो इंटरव्यू देने जाते हैं तो ऊपर के 2 बटन खुले छोड़ के आ जाते हैं। चलो कोई राजनीति से जुड़ा हुआ या व्यवसाय से जुड़ा हुआ भाई कर ले तो समझ में भी आता है, पर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप इस तरीके से, जो ये व्यवहारिक जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जो आपने आगे लाया है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद दूंगा। और इनकी किताब को आप सब जरूर पढ़िएगा। मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि वाकई मुझे भी 4 कमियां उसमें समझ में आई। मैं आने वाले समय में प्रयास करूंगा कि उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही साथ जो स्कूल्स में बेसिक चीज़ों की जो कमी है उनको ख़त्म करने के लिए और उनका हल निकालने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। ये अकेला रविंद्र नहीं कर सकता। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ सबसे पहले पूछता हूँ कि आपके यहाँ कितने अध्यापक हैं, क्या आपके यहाँ बिल्डिंग पूरी है, एजुकेशन का मामला कैसा है। गांव के लोगों को कहता हूँ कि साहब आप गांव की स्कूल में जाके कभी देखते हो कि टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। आप कभी जाके 8वीं के स्टूडेंट को खड़ा करके पूछते हो कि भैया आपको 10 से लेके 1 2 3 सारी चीज़ें आती है या नहीं आती। तो आप सभी को लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, पूरे गांव के लोगों को प्रयास करने पड़ेंगे। और जो सरकारी लेवल के काम है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी मेरे पूरे क्षेत्र में हर स्कूल का एक सर्वे करवाया। उसमें एक एक छोटी से छोटी चीज़ों को, हाइजीन से लेके उनकी बेसिक जो उनकी डिमांड्स होती हैं उनका ध्यान रखा। हमने एक सर्वे करवाया, हमें पता चला कि साहब हमारी कई सारी स्कूल्स ऐसी है जहाँ पे भवनों की कमी है। कई सारी स्कूल्स, कई सारी तो नहीं कह सकता, लगभग 4 स्कूल हमारी ऐसी है जो आज भी जहाँ पे भवन नहीं बने हुए। तो समस्याएं खूब है, पर हमारे पूरे फंड को हम उस एजुकेशन के क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। DMFT NGOs को हम बुला रहे हैं, बाहर से कई सारे CSR कंपनीज हैं उनको बुला रहे हैं कि आप आएँ और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, हमारे यहाँ की जो ये बेसिक चीज़ें हैं इनको आप डेवलप करें। तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सरकार के माध्यम से भी उन्हें भी, देखिए राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं, ये चलती रहेगी, ये एक सतत प्रक्रिया है। आज है कल नहीं होगी, आज बात नहीं कर रहे हैं कल मित्रता होगी, कल उनके साथ होंगे कल वो हमारे साथ होंगे। तो ये होता रहेगा, पर विकास रुकना नहीं चाहिए। जो डेवलपमेंट है, जो वेलफेयर है, ये रुकना नहीं चाहिए। तो इस बात पे पूरे तरीके से तमाम हमारा सरकारी महकमा भी है, पूरे तरीके से सकारात्मक भी है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाले 5 साल में मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में बना के आप सभी के सामने पेश करूँगा। पर आपने एक बड़ी अच्छी बात नहीं बताई। आप स्कूल के उन बच्चों के लिए जिनके पास की ड्रेस या जूते वगैरह नहीं है, आप अच्छी बातें भी बताइए, सिर्फ उसको। देखिए, मैं एक जगह जा रहा था, मुझे
वो गर्मियों के दिन थे, चुनाव जीता ही था। चुनाव जीतने के बाद में अमूमन हर गांव में 12th स्कूल नहीं होती, मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में भी हर गांव में 12वीं स्कूल होगी। तो एक बच्चा उस भरी दोपहरी में आ रहा था, वो स्लीपर में था, चप्पलों में था। मैंने रुकवाया, मैंने क्या हुआ भाई, कहाँ गए थे? तो स्कूल से आ रहा हूँ। तो बूट वूट पेरिया को नहीं, बूट वो संकी जो आदमी है ना, शर्मा जावे वो गुट जवाब को नहीं है। तो मैं ना समझ में आई कि वो जवाब क्यों कौन दे पा रहे। तो जाहिर सी बात है कि वह तमाम छोटा हमारा भाइयों रे वास्ते मैं वो सूज हूँ ले रो पूरी फैसिलिटी में महारे स्तर माथा मैं कराउंड जा रहा। वो महारा टाबर है, वो महारा आप रहा है, वो आने वाले समय रे मीना महारे वो क्षेत्र रो नाम रोशन करे। आप सब साथियों मीना भी कहना चाहूँ कि जो क्वालिटीज है, जो वाकई कुछ कर सकता है और किसी अभावों की वजह से अगर नहीं कर पा रहा है, तो आप उनको मोटिवेट करें, उनकी सहायता करें। देखिए, जमीन अगर आप खरीदते हैं तो वो 2 गुना 4 गुना 6 गुना हो सकती है, पर आर्थिक रूप से कमजोर किसी भाई को, किसी क्वालिटी को, किसी ब्रिलियंट स्टूडेंट को अगर आप पढ़ा लिखा के IPS और IAS बनाते हो तो जीवन भर वो आपका एहसान नहीं भूलेगा, और वाकई कमाई है तो वो होगी। तो आप ऐसे भाइयों को कम से कम जो सक्षम है, मैं उन सब साथियों से निवेदन करना चाहूँगा। मैं अमूमन मेरे क्षेत्र में लगभग सब गांवों में से ऐसे जो बच्चे जो 12th में बहुत बढ़िया कर चुके हैं या आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या कई सारी कमियां, कई सारे अभाव रहते हैं, संसाधनों की कमी रहती है, मैं भी उस दौर से निकल के आया हूं। तो ऐसे जो भाई हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि उन सभी को हम बेहतर सुविधाएं दे सकें, ताकि हमारा ये देश आगे बढ़ सके। ये भाई, ये छोटे जो युवा हैं, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा भी अगर आप कुछ कर लेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा। वैसे इंदौर रे लोगों रो दिल बहुत मोटो होया करे, और करता तो उस है, पर साथ ही साथ ये चीज री बढ़ावण में बड़े आप ना देर जाऊं, बढ़ावण में समझो थे थोरो करे जाऊं था ना केर जाऊं। हाँ, आपको इस चीज के लिए निवेदन करके जा रहा हूं। बढ़ावण कया करे मारा राजस्थानी 4-5 बार अगर कार्यक्रम मारो इंदौर में हुआ तो मैं थाना राजस्थानी तो बढ़िया सिखा दे। अच्छा, बात राजस्थानी की चली है और पिछले काफ़ी समय से मेरी सारी पढ़ाई जयपुर में ही हुई है, तो काफ़ी समय से वहाँ पर मैं देखता हूँ कि राजस्थानी भाषा को लेकर आंदोलन चलता रहा है। मैं मिथिला से आता हूँ, मैथिली हमारी भाषा है, हमारी भाषा 8वीं अनुसूची में आ गई, हम 5-6 ही प्रति भी आ गई है, कुछ ही जिले हैं हमारे। लेकिन राजस्थान के अंदर कहीं न कहीं अभी भी ये समस्या दिखती है कि राजस्थानी भाषा को जो मान्यता मिलनी थी, आपको मैं रविंद्र की ये तारीफ में करूंगा कि ये किसी भी क्षेत्र में जाते हैं राजस्थानी में बात जरूर करते हैं, क्योंकि अपनी भाषा का जो गौरव है उस गौरव को ये अपने साथ लेकर चलते हैं कि ये मेरी भाषा है। मैं इनसे बार बार कह रहा था कि ना यहाँ हिंदी में ज़्यादा बात करना पड़ रहा है, भैया मैं राजस्थानी में थोड़ी बात तो जरूर करूँगा। तो ये राजस्थानी भाषा को लेकर आपकी तरफ से क्या कोई प्रयास हो रहे हैं कि इसको 8वीं अनुसूची में ले जाया जाए? बिल्कुल, ये जो राजस्थानी को मान्यता दिलवाने की जो लड़ाई है लगभग 1930 से चली आ रही है। आज़ादी के समय से पहले से ये लड़ाई चली आ रही है। हम सब लगभग हर जगह, हर क्षेत्र में, हर मंच पे इस चीज़ के लिए प्रयास भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान विधानसभा में मैंने शपथ भी राजस्थानी भाषा में ली थी। देखो साहब, राजस्थानी रो जवाब दयान पछे मैं बीजे कह में दिया तो थोड़ो ठीक भी कौन लगे, क्या सही बात है? राजस्थानी भाषा री कई सारी बोलियां हैं, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, हाड़ोती है, ढूंढाड़ी है, ब्रज है, पर वह बोलियां रे डिवाइडेशन रे कारण लोग कहे कि साहब ये वाकई राजस्थानी की कही। राजस्थानी वो है जिके में आप MA कर रहे हो, जिके में PhD कर रहे हो, जो कोई यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है। तो उरी जो मान्यता लड़ाई है वो ना मैं लड़ता आ रहा, और मैं विश्वास रे बेड़ो कह सकूं मैं राजस्थानी भाषा ना मान्यता दे रहा हाँ, और पूरे राजस्थान रो मान में राखसा हूँ। आप रे ये चैनल रे माध्यम में ना, आप रे ये बैठकी रे मीना जनता में ना भरोसो दे रह जाऊँ और विश्वास दे रहा हूँ कि राजस्थानी ना आने वाले समय रे मीना 8वीं अनुसूची रे मीना दर्ज भी करा हाँ, और वे भाषा ना में मान्यता भी दे रहा। राजस्थान से बात छात्रों की इसमें आई थी, और मैं, चूंकि हमारा विषय था छात्र राजनीति का समाजशास्त्र, और छात्र संघ चुनाव की भी चर्चा, छात्र संघ चुनाव की भी अभी चर्चा होनी शुरू। मैं ये समझना चाहूँगा कि राजस्थान में चुनाव होते रहे, बीच में 10 साल बंद हो गए थे,
लेकिन अधिकतर जो बड़े प्रदेश हैं वहाँ चुनाव नहीं होते, जहाँ तक मेरी समझ है। इंदौर में भी शासन चुनाव नहीं होते ना? होने चाहिए, होने चाहिए, आवाज जोर से आने चाहिए, होनी चाहिए। ये युवाओं की आवाज है कि होने चाहिए, लेकिन एक उसका दूसरा पक्ष है। दूसरा पक्ष ये कि छात्र राजनीति के साथ हिंसा का एक विभत्स रूप निकल के आता है समाज के अंदर। गुंडागर्दी कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश में तो विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा हुआ, हॉस्टल में बम ही फटने शुरू हो गए थे। जिस दौर में मैं था वहाँ पर भी अभी तो 2 विधायक हैं और दोनों ने सिर फोड़े हुए एक दूसरे के यूनिवर्सिटी के सामने ही। तो ये सारी चीज़ें भी हुई हैं। तो ये घटनाएं भी होती हैं और ये सबसे बड़ा कारण होता है कि कहीं न कहीं छात्र संघ के चुनावों को बंद किया जाता है। तो इस सारे परिदृश्य को देखते हुए क्या ये लग रहा है कि जो तरीका है छात्र संघ चुनाव होने का, वो तरीका ही जारी रहे या तरीका चेंज हो? या अब सब कह रहे हैं चुनाव होने चाहिए तो आप उसके विपक्ष में तो नहीं जाएंगे? देखिए, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। नवीन जी, आप भी छात्र संघ का चुनाव लड़ चुके हैं। मेरे से पहले इसी कार्यक्रम में इसी सीट पे बैठे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी छात्र संघ चुनाव से निकल के आ गया है। उनसे भी छात्र संघ चुनाव की बात की गई थी। और रही बात छात्र संघ चुनाव में घटित होने वाली घटनाओं की, तो उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमारा सिस्टम है। प्रशासन सख्त रवैया अपनाए। आप जिस यूपी की बात कर रहे हैं, उसी यूपी में एक दौर था गोरखपुर, जब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जहां हत्याएं हुआ करती थी। आज के समय में यूपी में क्राइम रेट बिल्कुल शून्य के बराबर आ चुका है। अगर वाकई सिस्टम तय कर ले कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो हो सकता है। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर छात्रों के साथ ये कुटाराघात बिल्कुल सही नहीं। छात्र राजनीति जरूरी है और छात्र संघ चुनाव जरूरी है। छात्र संघ चुनाव की मांग को हमने प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भी मजबूती से रखा था। आज भी जहां छात्रों की बात आती है, छात्र संघ चुनाव की बात आती है, तो हम कहते हैं कि साहब, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो शायद आज हम यहां नहीं बैठे होते। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत उस विधानसभा में भी, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो चाहे राजस्थान की हो, आज भी सबसे ज्यादा एमएलए अगर कहीं से बैठे हैं और कहीं से निकल के आए हैं तो छात्र राजनीति के माध्यम से आए हैं। और छात्र राजनीति बहुत ज्यादा जरूरी है। नए युवाओं को अगर वाकई आप मौका देना चाहते हैं, उन युवाओं को मौका देना चाहते हैं, तो उस राजनीति की नर्सरी को आप पुनः स्टार्ट करें, इनको मौका दें। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आप, राजस्थान और मध्य प्रदेश तो सबसे शांत है। हाँ, वो अलग बात है कि आप जयपुर से आए हैं, जयपुर यूनिवर्सिटी का एक अपना ऑरा है, जोधपुर यूनिवर्सिटी का एक अपना ऑरा है, पर वहाँ पे भी अब बहुत कम हो चुकी है ऐसी घटनाएं। तो जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे छात्र संघ चुनावों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में मैं तो कहता हूं कि पूरे भारत में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ताकि नए नेता निकल के आए और इस देश की राजनीति को नए आयाम तक ले जाए। अगर छात्र राजनीति नहीं होती तो आपको लगता है मुलायम सिंह सीएम बन पाते, लालू प्रसाद जैसे लोग निकल पाते, जेपी आंदोलन जैसे आंदोलन होते? वो छात्र हैं जिन्होंने कई देशों के तख्ता पलट कर दिए। तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो छात्र संघ चुनाव तो भैया होना चाहिए। और छात्रा रिजेत भी बात आए हूं तो पहलियां छात्रा बेड़ो खड़ो। छात्र संघ चुनाव एक चीज है, उसके बाद दूसरा जो पक्ष है युवाओं की सबसे बड़ी मांग है वो रोजगार। हमने शिक्षा की बात की, स्कूलों की बात की, यूनिवर्सिटीज की स्थिति भी आप जानते ही हैं, लेकिन रोजगार जो है, ये फिर से मैं आपके क्षेत्र में ही वापस आऊँगा क्योंकि आप एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाड़मेर की बात करें, आज साथ में जैसलमेर की बात करें, इस पूरे क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं तो बेरोजगारी जो है इस तरह की है कि और भौगोलिक परिस्थितियाँ भी ऐसी हैं कि वहाँ बहुत चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। अभी भी पलायन बहुत ज़्यादा है, वहाँ से लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग मारवाड़ से हैं जो यहाँ आते हैं। क्या युवाओं के रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए आपकी तरफ से वहाँ कोई योजना शुरू हो रही है? बिल्कुल, हमारे वहाँ पे कई सारी एमएनसी जो है वो आज के समय में काम कर रही है। हमने उन एमएनसी से सबसे बात की कि आपको कौन सी डिग्री और कौन सी डिप्लोमा के यूथ चाहिए, कौन सी स्किल के लड़के चाहिए, आपको हम अवेलेबल करवाते हैं। और कम से कम नॉन स्किल्ड में तो हमारे लोग होने ही चाहिए। तो हम इसके लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी मांग भी है कि आने वाले समय में जब प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में जब सेशन भी होगा, तो मैं ये बात भी रखूंगा कि जहाँ पे ये एमएनसी काम कर रही है वहाँ पे स्थानीय लोगों को वरीयता रोजगार में मिलनी चाहिए।
आज के समय में इंदौर में कई सारी कंपनीज काम कर रही होगी, कई सारे इंडस्ट्रियल हब होंगे, तो वहाँ पे प्रायोरिटी, प्राथमिकता इंदौर के युवाओं को मिलनी चाहिए। सही बात है को नहीं है? और इसी तरीके से बाड़मेर जैसलमेर क्या कि साहब, बाड़मेर जैसलमेर हमेशा अभावा में रहो, वहाँ रोज बरसात भी होती को नहीं, वहाँ जो बडेरा आता वहाँ बहुत बड़ो संघर्ष करियो, वहाँ बड़ी मुश्किल में ना हुई जगह ना रोके राखी। और आज जदे थोड़ा दिन सावड़ आउण लाग्या, थोड़ो मल्टीनेशनल कंपनीज आउण लागी, उहे जगह भी आप अगर ओथरा युवाओं ना रोजगार नहीं दे हो तो वो बेचारा केत जाए। देखो मारवाड़ रा लोग बहुत मजबूत लोग हैं, वो बहुत संघर्ष करियो। आज जो इंदौर में ना मारवाड़ रा लोग आया है या राजस्थान रा लोग जो है, वो आप सोचो कि 40-40 साल पहले था आया। 40 साल पहले आप कल्पना करो कि उहे जगह में ना निकल 2000 किलोमीटर दूर आर व्यापार करनो या काम करनो या छोटी सी रोजगार या मजदूरी करनी कितो बड़ी चीज है। और देश रे पूरे कोने कोने में न गया है, वहाँ प्रवासियां आप री मेहनत रे बलबूते रे माथे बैठे जगह बनाई। आज हमें जरूरत है कि मारे हुए पलायन ना रोका, मारे वहाँ तमाम युवाओं ना बैठे ही रोजगार दिया। तो ये री बात ना प्रदेश री संगा मोटी पंचायत रमीना भी राखा, और साथ ही साथ ये रे वास्ते में लड़ाई भी लड़ा, पेल भी लड़ता आया हाँ, सड़कों लेर सदन तक लड़ता आया, और आगे भी यहाँ तमाम मोटियारा वास्ते ये लड़ाई ना लड़ा। अच्छा, पश्चिमी राजस्थान से आप है। पश्चिमी राजस्थान में पर्यटन जो है रोजगार का एक बड़ा माध्यम है, लेकिन अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो जैसलमेर और जोधपुर ये दो ही शहर हैं जहां सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। बाड़मेर में ऐसा कुछ होता नहीं, और मुझे उड़ती उड़ती सूत्रों से खबर मिल रही है कि आप उस क्षेत्र में भी पर्यटन के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम करने वाले हैं। थोड़ा सा उसके बारे में जानना हम चाहेंगे, क्या है ये? देखिए साहब, सबसे बढ़िया अगर दोहरे कहीं है तो वो मेरे शिव विधानसभा में सबसे बढ़िया और सबसे बड़े कलाकार, और मैं कह सकता हूँ कि जो आर्टिस्ट हैं, जो म्यूजिशियन हैं, आप खूब सारे लंगाज और मंगनियार्ज को देख रहे होंगे जो गाते हैं पधारो मारे देश, आप सब सुने हो उसे। तो वो गाने वाले सारे लोग मेरे बाड़मेर जैसलमेर से हैं और विशेषकर मेरे शिव से हैं, पर उनको कभी विश्व पटल पे वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। वो कम्युनिटी आज भी अपनी रीत और संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आने वाले समय में हम एक आयोजन करने जा रहे हैं। रोहिड़ी एक गांव है, बहुत बड़ा गांव है, बहुत प्यारा सा गांव है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे वो गांव है, जहाँ के धोरे वाकई सुनहरे हैं। और उस रोहिड़ी के धोरों पर उन तमाम कलाकारों के साथ में वहाँ के कल्चर को और मजबूत करने के लिए, वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम लोग सारे वो कार्यक्रम करने भी जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को भी निमंत्रण देता हूँ कि आप सभी भी आएँ, मेरे शिव को देखें, मेरे बाड़मेर और जैसलमेर को देखें, मेरे उस प्यारे राजस्थान को देखें। आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं और नवीन सर हमेशा तैयार रहेंगे। इस फेस्टिवल में थोड़ा सा इसके बारे में और जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या योजनाएं हैं, किस तरह से और कब करने वाले हैं आप इसको? बिल्कुल, लगभग 12 जनवरी को हम ये आयोजन करेंगे, जिसमें 500 से 700 कलाकार एक साथ अपनी प्रस्तुति देंगे। और हमारे उस कल्चर को हम विश्व पटल पे ले जाने के लिए कई सारी एमएनसीज के साथ में, कंपनीज के साथ में काम कर रहे हैं, ताकि देश के अलग अलग कोनों में, विदेश में बैठे हुए लोगों को पता चले कि संस्कृति क्या है, वाकई जो कला है वो क्या है, संगीत क्या है। हमारे यहाँ का जो संगीत है, मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में इंदौर के ये युवा भी सुने और वाकई लगे कि संगीत जो दिल से निकल के आगे तक आता है, वो इन सब भाइयों के आगे भी हम रखना चाहते हैं। इसके लिए ये आयोजन हो रहा है। शानदार। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, अभी हम उस डिटेल को नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन अभी 4 दिन पहले ही एक रविंद्र की मीटिंग एक हुई जहाँ मैं भी मौजूद था, और जो ये बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात मैं इसका साक्षी हूँ कि ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं हो रही हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ ये अभी इस प्रयास में है कि इन संगीतकारों को, वहाँ के उभरते कलाकारों को मंच मिल सके, वहाँ से मौका मिल सके, और उसके लिए, आपके इस प्रयास के लिए मुझे लगता है एक बार ताली बजनी चाहिए कि ईमानदार प्रयास हो रहे हैं। मैं इस बात का भी साक्षी हूँ कि जब से इनके चुनाव लड़ने के पहले से चर्चा होनी शुरू हुई, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद इनकी टीम लगातार, मैं बहुत सारे राजनीतिकों के संपर्क में हूँ बहुत से कारणों से, लेकिन इनकी टीम लगातार कहीं ना कहीं ये चर्चा करने का प्रयास करती है कि पॉलिसी के स्तर पे हम नया क्या कर सकते हैं, नए आइडियाज़ को लेके क्या क्या कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि इस तरह की आपकी टीम काम कर रही है।
एक बार फिर से जब हम ये रोहिणी फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक आयोजन तो एक है, लेकिन साथ ही साथ होटल इंडस्ट्री वहाँ नहीं है। आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे कैसे वहाँ पर? देखिए, एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं तमाम उन लोगों को वहाँ ले आऊँगा। एक बार के लिए तो समस्याएं होगी, पर उन दौरों पर हम स्विच टेंट के जरिए और अन्य संसाधनों के जरिए, देखो साहब, हम लोग मैं लोग तो क्या करा कि पधारो मारे देश, मैं तो मारे घरे आयोड़े मेहमान ना हींअर हार आली गड़ाई राखा, मैं तो उहाँ ना हाथ री छां करे भी मैं उहे ना तावड़ो उहे माथे कोनी पड़न दिया, तो उहाँ मेहमान और आ आदर मैं आपे कर ले। हाँ, आप तो एक बार पधारो, आप री सेवा रे मीना मैं सब हाजिर। वाह। अब हम सेशन एंड की तरफ जा रहे हैं। क्या कुछ सवाल हैं लोगों के? पीछे से शाबाश, पीछे कोई माइक लेके हैं? जोमकार जी के दादा, मैं आदित्य सिंह खरगोन से। दादा, आप विधायक बने और उसके पश्चात ही आपने सांसद का चुनाव भी लड़ा, तो हर कोई उसे आपकी गलती के रूप में बता रहा है कि आपने जल्दबाजी करी, पर आपने जो आज क्लियर कर दिया कि आपको चेहरा बनाया गया, बाकी सब आवाज़ बनना चाहते थे आपको, और जो एक हार के रूप में आपको जो शिक्षा मिली वो आप किस रूप से देखना चाहते हैं और वो हम युवाओं को किस तरीके से देना चाहेंगे, वो जानना था। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा और 6 लाख के आसपास वोट किसी इंडिपेंडेंट युवा को मिलना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं तो उस देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ, बारंबार वंदन कर रहा हूँ और उन लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ कहीं पे भी इस छोटे भाई उनके इस बच्चे की ज़रूरत रही, ये मजबूती से उनके साथ में खड़ा रहेगा। मारो टाबर कया करे मारो टाबर। हाँ, और एक 26 साल लड़को जब मेरे बिच में ना जातो, जब मिना अमूमन कहता कि साहब ये तो टाबर आयु है, पेल पेल मना लागतो कि टाबर क्या कहे, पचा हुआ बुजुर्गां रो गोटे जो मना स्नेह मिलो जब वाकई लागो कि हाँ यार टाबर हाँ और तो मना प्रेम दे रहा है, तो यार टाबर हमारे बीच में तैयार रहे। हार जीत होती रहे, जीवन है, उतार चढ़ावा है, आगे और लड़ाइयाँ मजबूती लड़ा। अगला सवाल। भारत माता की जय। मैं पूछना चाहूँगा कि लाखों युवाओं के आइडियल रविंद्र सिंह भाटी जी और रविंद्र सिंह भाटी जी के आइडियल कौन है, ये जानना चाहते हैं। देखिए साहब, मेरे आइडियल हैं कि जो लोग जिनकी बदौलत हम खुले आसमान के नीचे आज बैठे हैं, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, मैं याद करूंगा भगत सिंह जी को, मैं याद करूंगा स्वामी विवेकानंद जी को, साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद से लेके वो तमाम लोग जिनकी बदौलत हम आज यहाँ बैठे हैं। हमारे आइडियल हमेशा वो ही होने चाहिए। कई सारे नवीन जी, कई सारे भाई कहते हैं कि साहब हम आपसे प्रेरणा लेते हैं, आप हमारे आइडियल हो। मैं टोकता हूँ उन्हें, हम लोग कभी किसी का आइडियल नहीं हो सकते, ना नेता ना अभिनेता कभी आइडियल नहीं हो सकते। अगर वाकई आपको किसी को आइडियल बनाना है तो उन तमाम लोगों को बनाओ। मैं तो दिल से उनको मानता हूँ और जहाँ पे भी युवा मुझे मिलते हैं मैं उन्हें कहता भी हूँ कि वाकई आइडियल अगर किसी को बनाना है तो उन लोगों को बनाओ, राणा प्रताप को बनाओ। जय रघुनाथ जी की साहब। मैं पृथ्वीराज सिंह चौहान खरगोन जिले से, ठिकाना मोहम्मदपुर में विराजना मेरा। मेरा आपसे प्रश्न है कि जैसे कि आपके साथ कई सामाजिक आंदोलनों में हम साथ में रहे, लेकिन अब आप बोलते हैं कि राजनीति में आपने अपने भविष्य को देखना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, वैसे मैं पार्टी की बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग की सीटों को भी कम कर दिया गया है, जिससे हमारा घनत्व और कम हो गया राजनीतिक गलियारों में। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में जगह आपको खुद को बनानी होगी। कोई थाना थाली परिसर कोड देन के साहब हमें थे जीम ले रहो, तो एक युद्ध है, एक लड़ाई है, और ये लड़ाई रे मीना चाहे जो भी युवा है, जो को भी कैटेगरी में आ रही है, वो ना अगर वाकई कहीं करना है तो खुद ना मेहनत करनी पड़े, और आप खुद मेहनत करो तो निश्चित रूप रे मीना जनता आप रे माथे विश्वास जता है। जी राव साहब, मारो आपने राम राम। मैं आपके हाड़ोती क्षेत्र सवाई माधोपुर, हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के श्योपुर जिले से हूँ। मैं बाबा महाकाल के दर्शन करने आया था, पर मुझे पता लगा कि राव साहब इंदौर आ रहे हैं, तो मैं आपका कार्यक्रम यहाँ देखने इंदौर आया।
और मेरी रणबीर राव साहब से भी बात हो गई, मैं बार बार फ़ोन कर रहा था, मेरी आपके ऑफिस में भी बात हुई, मेरे को राव साहब से मिलना है, मेरे को गार्ड्स बात, मैं 2 घंटे सीएम साहब के पहले से इंतजार कर रहा हूँ आपसे मिलने का, अंदर घुसने ही नहीं दे रहे, बिल्कुल भी धक्का दे रहे। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हाड़ौती में पूछ सकता हूँ मैं, मेरे को हाड़ौती आती है, कोटा हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर है, जो शिक्षा की काशी है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप अभी यहाँ पे कह रहे थे, मैं तो आपका ही दीवाना हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराओ मत, पर दीवाना हूँ आपका। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप कह रहे हो कि मित्र जो यू छात्र शक्ति है, आपके जो मित्र हैं उनके माध्यम से आप इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे। अशोक गोदारा वाला मेरे को दर्द होता है थोड़ा सा, वो आपसे कैसे दूर हुए लोकसभा चुनाव में? वो कैलाश चौधरी जी के साथ उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसमें वो आपको बिठाते थे, लेकिन वो कैलाश चौधरी को क्यों बिठाना पड़ा, ये थोड़ा सा आपको आज यहाँ से बताना पड़ेगा। देखो हूँ इया महीना निकलते ही जो आप कहो कि मैं ना 2 घंटा वेट करना पड़ो, तो हूँ जरूर आप महीना मिले जाइए। और रही बात दूसरी, देखो राजनीति रे मीना कोई अगर कोई विचारधारा रे बेड़ो जाणू चाहे या कोई कई जगह खुद रो भविष्य देखे तो वो स्वतंत्र है। व्यक्तिगत मैं जहाँ पहल कहो कि व्यक्तिगत रिश्ता आप री जगह है और आप रा वैचारिक चीजा वो अलग है, तो उहाँ ना जो ठीक लागे उहाँ करो, और माना ये जनता रे बीच में रहे काम करना है तो मैं आज भी मारो काम कर रहा। गुड इवनिंग भाई साहब, कबीर तलाड़े मेरा नाम है। जैसे आजकल स्टार्टअप का बहुत चलन चल रहा है इंडिया में, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी ने भी स्टार्टअप के लिए बहुत कुछ करा है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने शिव के बच्चों के लिए स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ कार्य करा या कुछ करने का सोच रखा है कि उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए? जैसे मैं भी खुद एक स्टार्टअप का को फाउंडर हूँ, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए कुछ बढ़ावा के लिए आपने कुछ सोचा हो या करा हो? बिल्कुल, स्टार्टअप का, एंटरप्रेन्योरशिप का, एआई का ज़माना है, और स्टार्टअप के लिए हम सब जो भी युवा आज मेहनत कर रहे हैं, जिनको जहाँ पे भी सहयोग चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था के बिना, संसाधनों के बिना कोई भी स्टार्टअप आगे नहीं बढ़ पाता, तो उनके लिए हमेशा हम तैयार भी हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान में मेरी वो विधानसभा होगी जहाँ पे विभिन्न लैंग्वेजेज की जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जर्मन लैंग्वेज के लिए इंस्टीट्यूट मेरी तरफ से बना रखा है कि मेरे जो युवा हैं उनको जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज हो सके, आने वाले समय में वो बाहर जाके, विदेश में भी जाके अपने वहाँ बढ़िया काम कर पाए। तो तमाम चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी आगे काम करने वाले हैं, और जिसकी जानकारी आपको पहले देंगे। और आप जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो नए प्रयास जो कर रहे हैं, मैं आपको भी खूब खूब बधाई दूंगा। और ऐसे मेहनत करने वाले सभी युवाओं को हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। एक बार भाई के लिए जोरदार तालियां। घनी खम्मा सर, मारा इंदौर में घनो घनो स्वागत है। बहुत धन्यवाद साहब। मैं भी राजस्थान को हूँ। वाह साहब वाह। मारा પડદાદા જલ્દી આયા છે વિક્રમાદિત્ય અકાલ પડ્યો છે। અમે મેં થાના પાછા લે હાલ। मैं ये कह रहा છે कि तमी राजस्थान की संस्कृति तो मैं रोज सुनूं यूट्यूब पे ने व्हाट्सएप पे 22-40 आसरे पिक्चर देखी मैं पहली। तो ऐसा हमारा संगीत को एक ग्रुप है, वे सब पैसा ले लेने गाय, तो असो को ये कार्यक्रम यहाँ इंदौर में भी करी दो कई ते कहीं जाओ भैया। मैं एक आध कोई पार्टी यहाँ भी तैयार करी तो 25 साल से बीजेपी में ऐसी की तैसी कराई दी। हमारे भी चुनाव लड़ते हैं। सर आपने पहले बीजेपी से, फिर आपको टिकट नहीं मिला तो आप इंडिपेंडेंट लड़ लिए। सर हमारे यहाँ क्या होता है इंदौर में और खासकर मध्य प्रदेश में, अगर कोई तीसरा कैंडिडेट लड़ने की कोशिश करता है इंडिपेंडेंट या किसी नई पार्टी से, तो सर होता ये है कि उसको लोग समझते हैं ये कैंडिडेट फाइट में नहीं है। तो हम ऐसा कैसा इलेक्शन शुरू करें या ऐसा कैसा इलेक्शन लड़ें कि आवाम जनता हमको फाइट में देखे, वो सोचे कि हम फाइट में हैं। वो ये मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी को ही जनता यहाँ फाइट में लेती है। अगर कोई तीसरा कैंडिडेट कितनी मजबूती से लड़े, लोग उसको फाइट में लेंगे नहीं, उसको वोट ही नहीं देंगे। अगला विधानसभा चुनाव कब है? 2028 में। कितने साल रह गए? 4 साल। मेहनत कर लोगे? बिल्कुल। तो अपने आप फाइट में आ जाओगे, चिंता ही मत करो, मेहनत धरातल पे करनी हो। धन्यवाद। अभी
अगर हम सवाल लेते रहे तो पूरी रात यही गुजर जाएगी, लेकिन मैं आखिरी सवाल चलते चलते आपसे जानना चाह रहा हूँ। हमने बात की थी और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको ये बात खास तौर पे सुननी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया, जो मैं खुद साक्षी हूँ, उन्होंने अपने काम की बात की, क्या क्या काम कर रहे हैं। वो 3 काम जो आप अगले 4 साल में शिव विधानसभा के लिए देखते हैं कि ये होने चाहिए और वहाँ से मेरा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ कि कई सारे स्किल सेंटर्स की ज़रूरत है। दूसरा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से खड़ा करने की ज़रूरत है। तीसरा कि पानी की बहुत बड़ी कमी है, हमारे प्राकृतिक जल संसाधनों को संरक्षित करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा वो थार जो है हरा भरा रह सके, हमारे वहाँ के लोगों का कंठ का भी सूखे नहीं, जिसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे ताकि हमारा वो क्षेत्र आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। अभी ये सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं कि मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैं आपके भाई के रूप में काम करना चाहता हूं, आपका भाई बन के रहना चाहता हूं। पद आते जाते रहेंगे, राजनीति में रोज पद आते हैं, रोज जाते हैं। एमएलए बन गए, एमपी नहीं बन पाए, पर मैं तो वो परमानेंट कनेक्शन आपसे चाहता हूं, आपका भाई बनना चाहता हूं। भाई बनाओगे मुझे? बस भाई बनाना है। और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद इंदौर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र सिंह भाटी सर। अरे हाँ, मैंने कहीं लिखा था कि राम होना जी। रेड चौक परिवार को भी धन्यवाद। और ये चीज पूछना मैं भूल गया, जो सबसे महत्वपूर्ण था, रेड चौक में आके लगा कैसा? लिट चौक परिवार रो और विशेषकर यहाँ पूरी टीम रो, खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँ। इतो बढ़िया आयोजन आप सभा करियो। हूँ तो कहाँ के आने वाले दौर में मारे हुए क्षेत्र में भी आप आ रेड़ो कार्यक्रम करो। क्या बात। हूँ समस्त वॉलंटियर्स ने जकारो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मीना सहयोग रहो, जितना भी ये मीना मीडिया पार्टनर है वहाँ सबारो खूब खूब धन्यवाद दिया। वाकई वो मारे कया करे कि इयो ठाडो हो गयो थारे ये कार्यक्रम ना देख। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परिवार आपका बहुत धन्यवाद। आभारी है, इतने महनीय होके भी इतने सहजता जो आप दिखाते हैं। मैंने कहीं लिखा था कि राम होना सहज तो नहीं है, मगर जो सहज हो गया हो वही राम है। यह पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय रविंद्र सिंह भाटी साहब के लिए और नवीन सर के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।